इस दुनिया में कई धर्म हैं और उन धर्मों में कई रीति रिवाज होते हैं और हर रिश्ते रिवाज वर्षों से चले आ रहे हैं और उन रिवाजों को पूरी भी करना होता है। तमाम रिवाज या रिवायत हम इंसानों को ही बनाए गए हैं, जो कि बड़े बुजुर्गों अपने कबीले या धर्म के अलग अलग पहचान के लिए बनाए गए हैं। उन पर अमल करना हर हाल में जरूरी होता है, वरना हम उन बड़े बुजुर्गों के मुताबिक हमारी जिंदगी बहुत ही परेशानियों में आ सकती है। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब समय रिवाज मुझे भी करनी पड़ी। वह वक्त, वह लम्हा मेरे लिए बहुत बुरा था, मगर हैरत होता था उन लोगों पर जो अपनी बनाई गई रस्म के जिंदा में खुशी है हासिल करने की चाबी मानते हैं, जिन्हें चाह कर भी हमें पूरा करना पड़ता है। आज इस रस्म की भेद मुझे चढ़ाना था, एक ऐसी रस्म जिसके शायद मैं मर जाती ना। मैं नाजुक सी लड़की एक सफेद नस्ल के घोड़े का मुकाबला कहाँ कर सकती थी। तब तक मेरे आंसू बह थे। एक पल मुझे इस ख्याल का आया जिसके खातिर मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा था, वैसे शख्स था जो मेरी ही बेबसी को और मुझे घोड़े के साथ बड़ी शान से देखेगा। ऐसे लोग कई कया मर्द कहलाने के भी लायक हैं, जो रस्में की भेंट हमेशा औरतों को ही चढ़ाते हैं। यह बात तब की है जब मैं 19 साल की थी। अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की थी। मेरे बाबा की नौकरी शहर में शिफ्ट हो गई थी। मैं अपने माँ बाबा की इकलौती बेटी थी। मैंने शहर में ही बहुत पढ़ाई हासिल की और अपनी जिंदगी की 19वीं सालगिरह बड़ी गुजारी। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लिहाजा हम सब गांव में मेरी दादी माँ और ताया जी बार बार बाबा को कॉल करके वापस गांव आने का कह रहे थे। मेरी दीदी माँ को मेरी माँ बाप से ज्यादा मेरी शादी की फिक्र थी। मेरी शादी को का मेरे माँ बाप पर कोई भी इरादा नहीं थी, मगर मैं एक सुलझी और शर्मीली किस्म की लड़की थी। माँ बाप के सामने अपनी मर्जी को नहीं रख सकती थी, इसलिए वह जो भी फैसला करते थे इस फैसले में राजी भी थे। कुछ दिनों बाद बाबा ने जॉब से छुट्टी ली और हम सब वापस गांव के लिए रवाना हो गए। बाबा ने हमें यहाँ छोड़कर वापस चले जाने को था। मैं पहले कई बार गांव गई थी, मगर अब हमेशा हमेशा के लिए मुझे वहीं रहना था और यहाँ भी जानती थी कि मेरी शादी मेरे घर वाले गांव में ही करवाएंगे। वापस शहर जाने का कोई चांस नहीं था। कुछ घंटों बाद हम अपने गांव पहुंच गए। गांव में शुरू में ही खुले मैदान में खेतों में नजारे शुरू हो गए थे। तभी एक मैदान में मुझे बड़ा सा आशियाना लगा दिखाई दिया। शायद गांव में किसी की शादी हो रही थी। मैं गौर से उस तरफ देखने लगी। खैर, मेरी शादी भी यूं ही किसी सामियाने में बैठकर की जानी थी। यही तो मैं जानती थी। कुछ ही देर में हम अपने बाबा के घर के सामने पहुंच गए। दीदी माँ और ताया जी के साथ साथ सभी घर वाले ने कदम रखने ही वाली थी कि मुझे पीछे से घोड़े की भारी कदमों की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो घर के सामने एक खेत छोड़कर एक अस्तबल बना था, जिसमें से एक घोड़ा भागकर हमारी तरफ आ रहा था। मुझे घोड़े से बेहद डर लगता है। उसे अपनी तरफ आते देखकर मैं डर से चीखती हुई घर के अंदर भागने लगी। मुझे यूं डर हुआ देखकर ताई जी ने गले लगाए और परेशान से दादी माँ को देखने लगी। मेरी दादी माँ जरा सख्त रवैये की थी। फौरन गुस्से में बोली, अब इस गांव में आ चुकी हो, घोड़े से डरना छोड़ दो। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे गांव में रस्म का जब तक दुल्हन का घोड़े के साथ। दादी माँ की बात पर माँ ने फौरन काट दी और बोली कि बच्ची है, डर गई। शहर में इतनी सब नहीं देखा, इसलिए कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। दादी माँ की अधूरी बात होने मेरे अंदर कई सवालात पैदा कर गई। माँ का अपनी बात टोक साफ जाहिर था। तभी ताई जी मुझे बहलाते हुए अंदर ले जाने लगी। सबके साथ घुल मिल कर मैं बिल्कुल चुप चुकी थी। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था, रात हुई तो सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के से तफारिक होकर मैं कमरे से सोने के लिए लेटी हुई थी कि मुझे घोड़े के घिनाने की आवाज आई। मेरे दिल जोरों धड़क उठा। मैं फौरन उठकर बैठ गई। उसके साथ मुझे कुछ रोने और चिल्लाने की आवाज भी आने लगी। भागकर अपनी माँ से लिपट गई। रात के इस खामोश वक्त में वह आवाजें मुझे काफी डरा गई थी। मैंने पूछा कि माँ, ये आवाजें क्यों आ रही हैं? मेरे सवाल पर ताई जी ने मेरी तरफ देखा और घबराकर फौरन कमरे का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और बोली कि तुम सो जाओ, शायद वह घोड़ा फिर खुल चुका है, इसलिए मेरी आवाज आ रही है।
ताई जी के चेहरे से पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रही हैं। मैंने उन्हें सवालिया नजरों से देखा और फिर बोली, क्या बात है ताई जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मेरी बात पर माँ बोली कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई छिपाने वाली बात है। अगर कुछ है तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। जब अब आकर सो जाओ। मैंने एक एक नजर माँ और ताई पर डाली और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। यूं तो तय है कि कुछ बहुत जरूरी राज है आज मुझसे छुपा रही हैं। वो शोर शराबा और चीखने की आवाज मुझे लगातार आ रही थी, जैसे कोई डर और दर्द से चीख रहा, और आवाज भी किसी लड़की की थी। न जाने क्या हो रहा था उसके साथ, जो वह इस कदर रो रही थी। मगर हैरत की बात तो यह थी कि हमें इसे बचाने या देखने के लिए ना तो मेरी ताई जी बाहर निकली थी और ना ही मेरी माँ। न जाने वह मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह सवेरे उठते बाद दादी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली, आ तैयार रहना, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। तो मिलने उनकी बात पर मैं चौंकी और पूछा, क्यों, आखिर कौन मेहमान आ रहे हैं। मेरे सवाल पर वह बोली कि आज रिश्ते वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। वह भी इसी गांव में है, बस 2 गलियां छोड़कर उनका घर है। दादी माँ ने अल्फाज ने मुझे पर जैसे बम गिराया था। अभी तो 1 दिन हुआ था मुझे यहाँ आए हुए और अभी से ही रिश्ते वाले मुझे देखने आ रहे थे। मैं अंदर ही अंदर काफी बेचैन सी हो गई थी। गांव के मंदिर में एक ऐलान की आवाज गूंजी, जिसमें एक लड़की की आदि आरती की ऐलान किया जा रहा था। अभी ऐलान ही हो रहा था कि दादी माँ सर आहे भरकर अफसोस से बोली कि चौधरी की बहू का देहांत हो गया है। अभी कल ही तो बेचारी की विदाई हुई थी। दादी माँ के अल्फाज पर मैं ध्यान दे रही थी कि तभी ताई जी की आवाज गूंजी, जिन्हें सुनकर मैं हैरत गिरफ्तार हो गई। दिल में कई सवाल जन्म लेना शुरू हो गए। वह बोली कि माँ जी, अब जब दुल्हनी को पहली ही रात घोड़े के पास भेजा जाएगा तो वह भी ऐसी नस्ल के 2 बेचारी दुल्हन क्या करेगी। इस बच्ची को तो उम्र सिर्फ 16 साल की थी। सारी रात चीखती रही, रोती रही, मगर कोई इसकी पुकार वहां ना गया। जब सुबह सुबह देखा तो उसका देहांत हो गया अस्तबल। मैं अभी अभी उनके यहाँ से ही होकर आई हूँ। ताई जी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिस पर यूं महसूस हुआ जैसे चींटियां रेंग रही हैं। मैंने ताई जी की तरफ देखा और फिर दादी की माँ की तरफ। यह कैसा बयान था। शादी की पहली रात दुल्हन अस्तबल में क्या कर रही थी और घोड़े की नई नवेली दुल्हन से क्या रिश्ता है। मैं यही सोच में घिरी हुई थी कि दादी माँ से पूछ बैठी, दादी माँ, आपको वहां जाना चाहिए, वहां जहाँ देहांत हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मर गई। मेरे सवाल पर दादी माँ ने आंखें निकाल कर मेरी तरफ देखा और बोली, मैं ऐसी डरपोक और कायर की मौत पर अफसोस करने क्यों जाऊं। एक घोड़ा नहीं संभाला गया तो छोटा तो काम करना था, वह भी नहीं कर सकी। मेरी नजर में ऐसी लड़की की दगाबाज है जो ना पति की बनकर रह सकती थी, ना ही इसमें वफादार हो सकती थी। मर गई तो मर गई, तुम तैयारी करो, आज तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैं दादी माँ के इतने रूखे अल्फाज सुनकर उन्हें बहुत हैरानी से देख रही थी। मुझे दिल में दुख हुआ, कितना पत्थर दिल था उनका। मगर इसी साथ मेरे दिमाग में यह भी सोची थी कि आखिर क्या हुआ होगा इसके साथ जो मर गई। एक बार फिर मेरे दिमाग में वह चीखे की पुकार गूंजने लगी। मैं कपकपाती लेकर गई। कुछ देर बाद मैं दादी की माँ के कहे मुताबिक तैयार हो गई और काफी झिझक महसूस कर रही थी। मेहमान आ चुके थे। मैं और उनके साथ बैठकर खुद को नॉर्मल महसूस कर रही थी। इस वक्त वह मेरे होने वाली खास और शादीशुदा ननंद मौजूद थी। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी तरफ से बात पक्की कर दी। माँ बाप को भी कोई एतराज ना था। 1 घंटे के दौरान ही मुझे अंगूठी पहनाकर बात पक्की कर दी गई थी। इसी के साथ अगले हफ्ते शादी के लिए भी तारीख पक्की कर दी गई। मैं थोड़ी बहुत परेशान हुई। मुझे हैरानी थी कि आखिर मेरा होना वाला पति कैसा होगा, कौन होगा, पढ़ा लिखा होगा भी कि नहीं, शक्ल और सूरत की किरदार कैसा होगा। ऐसे कई सवालात मेरे दिमाग में आ रहे थे। मगर मैं अपने गांव में खास तौर पर अपनी दादी माँ के गुस्से से वाकिफ थी, इसलिए उनके फैसले का दिल से अपना लिया। तो यह मेहंदी का कोई रिवाज था, एक ही दिन शादी और दावत की जाती है। मेरी माँ खुश थी, मगर इसके साथ ही मैंने उनके चेहरे पर परेशानी के आसार भी देखे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी बेचैनी और अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था। मेरी शादी के लिए तमाम जरूरी
याद के चीजें दहेज में लाया जा गया। तभी एक दिन जब मेरे कमरे में सो रही थी तो अचानक कुछ आवाजों की ने मेरी नींद को खलल डाली और आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी जैसे कोई जानवराना बात कर रहा हो। मैं पूरी तरह जाग गई मगर अपनी आंखें नहीं खोली थी। जो बात मुझे सुनाई दी उन सुनने के बाद मेरा वजूद सूखे पत्ते की तरह पत्थर कांप गया। पूरे वजूद में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। मेरी माँ ताई जी को कह रही थी कि शादी करीब आ रही है, मुझे खुशी है कि वह अपने सर की हो जाएगी। रमन एक अच्छा और समझदार लड़का है मगर जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे मुझे बेहद फिक्र होने लगी। अच्छी अपनी बच्ची की माँ की बात पर ताई जी बोली, फिक्र ना करो जी, होगा बेहतर होगा। और तुम भी तो इस गांव की हो, जब हमने हम सब इच्छे से कर लिया तो यह भी कर लेगी। ताई माँ को हिम्मत बांधते को माँ को कह रही थी और माँ दोबारा कहने लगी कि वह घोड़े से बहुत डरती है, इसे बहुत डर लगता है, ये भला कैसे उनके पास जा सकेगी। मुझे बहुत डर लग रहा था यह सोचकर कि काश ऐसी रस्म ना बनी होती। हमारे गांव की माँ अल्फाज मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया। मैं डर के मारे दिमाग सुन करने लगी थी। आखिर ऐसा क्या है जो वह मुझे छुपा रही थी। अब एक और रोशनी मुझे घेर लिया। मैं कैसे भूल गई कि उस रात जिस लड़की के चीखने की पुकार की आवाज आ रही थी वह पहली रात की दुल्हन थी और फिर सबकी सुबह मौत हो गई। मेरे दिमाग में तो बिल्कुल से ये बात नहीं आई थी। शादी 2 दिन बाद मेरी की थी। क्यों क्या करे, मेरे साथ भी ऐसा कुछ होना था क्या। मुझे भी इस अस्तबल से लेकर जाया जाना था। मैं सांस लेकर उनकी सारी बातें सुनती रही जिसमें से कुछ मेरी समझ के बाहर हो रही थी। अब खामोश नहीं रहना चाहती थी, मुझे इस बात की तह तक जाना था। मैं फौरन उठी और आकर अपनी माँ और ताई के पास खड़ी होकर मेरे आवाज भाप कर अपने चेहरे के उड़ गए और घबरा कर बोली कि ऐसे क्यों देख रही हो हमें। मैंने उन्हें सवालिया नजरों से देखते हुए कहा कि मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है, मुझे बताइए कि सच क्या। वह लड़की क्यों मरी, क्या हुआ इसके साथ, रात उसके साथ क्या क्यों इतना चीख रही थी, वह घोड़े के अस्तबल में क्या कर रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझसे नजरें चुरा ली जबकि ताई ठंडी सांस भरकर मेरी माँ से बोली, क्या लगता है सच बताने का वक्त आ चुका है। बेहतर है कि इसे सच सच बता दिया जाए, इसी में ही बेहतरी है। शादी के दिन आ चुके हैं, सच्चाई जानकर मैं खुद को उन सबके लिए तैयार कर लूंगी। ताई के अल्फाज मेरी सांस को रोक रहे थे और मुझे अपना ब्लड प्रेशर न होता महसूस हो रहा था। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और बोला, उनके अल्फाज में बिल्कुल गौर से सुन रही थी। वह कहने लगी, हमारे गांव में कुछ रीत और रिवाज है जिनको पूरा किए बगैर हमारी शादी पूरी नहीं हो सकती। तुम चुप बचपन में ही शहर में रही हो इसलिए इन रस्मों को जान ना सकी, मगर शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें बता दिया जाए। माँ के अल्फाज मुझे बहुत बेचैन कर रहे थे। मैं बोली कि माँ बताइए साफ साफ कि आखिर बात क्या है, मुझे सब्र नहीं हो रहा है इस बात पर। माँ बोली कि हमारे गांव के रिवाज मुताबिक शादी की पहली रात दुल्हन को अस्पताल ले जाया जाता है और वहां जाकर कुछ खास रस्में अदा की जाती है जिन्हें अदा करके या दुल्हन को अपने पति के साथ पास जाने की इजाजत होती है। माँ कुछ बोलती है कि अचानक से दादी माँ भी गुस्से में और भरी आवाज गूंजी, यह क्या कर रही हो तुम, हमारी रिवाज को तोड़ रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से पहले इसे यह सब बताने की। दादी माँ की बातें पर नामंजूसी हो गई और कहने लगी कि वाह सब इसलिए बता रही हैं ताकि मेरा डर खत्म हो सके। मगर दादी माँ ने माँ और ताई की अच्छी खासी बातें सुना दी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले जाने को कही और सख्ती से कहा कि अब जब तक शादी ना हो जाए वह मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगी। इसके बाद मेरे चचेरे पर लाली की जगह पीलापन आ गया था। मैं काफी परेशान हो चुकी थी, मुझे किसी भी चीज की कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ खौफ था और बेहद डर था पूरे वजूद में समा चुका था। 2 दिन यूं गुजरे जैसे चांद लम्हे को। आखिर वह दिन आ गया था जब मुझे गांव के रीति रिवाज के मुताबिक दुल्हन बनाया जा रहा था। मैं दुल्हन के जोड़े में थी, दादी माँ के पास बैठी थी। मेरे चेहरे पर कोई खुशी या हया की झलक नहीं थी, बस बेचैनी और अफसोस की झलक थी। मेहमानों के लिए तमाम इंतजाम वहीं किए जा गए थे। मैं दुल्हन बनी बैठी सबकी नजरों को मरकज बनी थी। हर कोई मेरी सास की पसंद पर तारीफ कर रहा था। शादी हुई थी तो एक पल को खुश हुई और अपनी जिंदगी के बारे में वह सजाने लगी। मैं अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। फिर कुछ देर बाद खाने की नीमक कर जब सभी
मेहमान जाने लगे तो मुझे विदा कर दिया गया। दिल में कई सवाल और कुछ शिकवे के लिए मैं अपने माँ बाप से जुदा होकर रुखसत हो गई। मगर हैरानी तब हुई जब हमारी गाड़ी मेरे ससुराल जाने के बजाय अस्तबल की तरफ मुड़ा दी गई। मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था और फिर यूं महसूस हुआ जैसे धड़कना ही भूल गया हो। मेरा पूरा वजूद कब तक आने लगा था। मैंने एक नज़र अपने साथ बैठी अपनी ननद पर डाली, जो मेरे परेशानी का भाव कर बोली कि कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, तुम एक बहादुर लड़की हो। अस्तबल के पास गाड़ी रुक दी गई और वहां से आगे मुझे मेरी सास और दादी माँ अंदर ले जाने लगी। कुछ अस्तबल को देखकर ही डर लगा रहा था, न जाने अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने उनसे बोलकर कहा कि मुझे यहाँ क्यों लेकर जा रहे हो आप लोग। मेरे सवाल पर वह बोले कि अभी अंदर चलो, फिर तुम्हें सब कुछ समझाते हैं। उनकी बात पर मैं फौरन हैरानी से बोली कि मुझे घोड़े से डर लगता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी सास बोली कि बेटा अंदर नहीं गई तो रस्म कैसे पूरी होगी। इतना कहकर मेरी दादी माँ और सास मुझे जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले गई। अंदर दाएं और बाएं घोड़े बंधे थे। मेरा दिल मुंह के रास्ते बाहर आने को था। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैं रोने लगी और उनमें उसने अपने बाजू छुड़वाने लगी। तभी दादी माँ ने मेरा बाजू झटका और बोली कि रोना बंद कर दुल्हन, ऐसी नहीं होती, तू क्यों अपना मजाक बनवा रही है। मैं उनकी मिन्नतें करने लगी कि मुझे घर जाना है। मेरी नज़र मेरे पति को ढूंढ रही है, मगर वह कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जिसे लगता कि वह दूल्हा है। तभी मेरी सास ने मुझे वहां मौजूद लड़की की कुर्सी पर बैठाया और बोली कि देखो बेटा, हमारे यहाँ कुछ रस्में होती हैं जिनको पूरा करना हर शादीशुदा लड़की के लिए जरूरी होता है। ऐसा करने से एक तो यह पता चलेगा कि तुम अपने पति के साथ कितना वफादार होगी, और दूसरा यह कि तुम अपने ससुराल वालों के लिए उनकी खुशी के लिए किस हद तक जा सकती हो। हर वह लड़की जो इस रस्म को ठीक से निभा देती है, वह अपने ससुराल में इज्जत से जी रही है। मगर वही कुछ लड़कियां डर के मारे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए बहादुर बनो और जाओ। जो यह सब साहब करते हैं वह करो। मेरे साथ पांव फूल रहे थे, मेरे दिल कांप रहा था और वहां से भाग जाऊं, मगर मेरी टांगे मेरा साथ नहीं दे रही थी। वह सब एक अधेड़ उम्र के बाबा थे जो लाठी पकड़कर चलते हुए मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और बोले कि तुमने अब एक काम करना है। इसके बाद वह जो बोली, मेरी रूह मुझे जिस्म से अलग होती महसूस हुई। मैं कचरा सा अपकर अपनी सांस से कंधे पर गिरी। और कैसे पाँव था, गांव था, कैसे रिवाज थे। मुझे इस पर वहां मौजूद हर शख्स पर गुस्सा आया, यहाँ तक कि अपने पति पर भी, जिसे मैंने देखा भी नहीं था। वह बोले कि सामने वाले सफेद घोड़े के पास जाओ और उसकी पूंछ से मोटी बल काट कर लाओ। वह बकायदा मुझे कैंची काट पकड़वाते हुए बोले। मैं बहुत रोने लगी और दादी माँ से लिपट गई कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर मेरी बात कोई मानता, सब तो वह कह रहे दुश्मन बने थे। उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे बाल काटने के लिए आगे भेजा। डरते डरते कदम उठाते घोड़े के पास जाने लगी। 10 कदम की दूरी पर घोड़ा मौजूद था। मुझे हर महसूस हो रहा था। मैं बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगी कि मुझे यह शादी नहीं करनी, मुझे वापस शहर जाना है। मेरी बात सुनते ही दादी माँ गुस्से से आगे बढ़ी और मुंह पर हाथ उठा लिया। मुझे थप्पड़ लगता इससे पहले कि मेरी सास ने उनका हाथ पकड़ लिया था, वह मुझे कोई बात सुनने लगी। मैं जान चुकी थी कि वह अब बचने की कोई रास्ता नहीं है। मैं दोबारा से घोड़े की तरह बढ़ी। अभी थोड़ी कदम दूर थी कि एक लड़का बाहर से भागता हुआ अंदर आया और लगातार मैं रो रही थी। बहुत मुश्किल से घोड़े से 2 फीट दूर खड़ी थी। अब तक बातों हाथों से उसकी पूंछ को पकड़ने ही वाली थी कि घोड़ा देखते ही देखते पीछे मुड़ा। इसलिए अपनी मुझे टांगे मारने उठाई। इसी पर इस लड़के ने आगे और बढ़कर मुझे झपट से अपनी तरफ खींचा और वह दोनों ही जमीन पर गिरे थे। घोड़े की टांग मेरे सिर पर लगने से तो बच गई, मगर मेरा बाया बाजू उसके पैरों से आ चुका था। मैं दर्द से करा रही थी, जबकि घोड़ा अभी भी उछल रहा था और हमारी तरफ आ रहा था।
इस लड़के ने मुझे उठाया और गुस्से में मेरी सास और दादी माँ को डांटने लगा। मैं डर और खौफ से सूरत बनी उसके साथ खड़ी उसका चेहरा देखने लगी। वह मेरी ही उम्र का लड़का था। वह कहीं से भी इस गांव से अनपढ़ लोगों जैसा नहीं लग रहा था। इसके बाद उस करने के अंदाज में मैं पहचान गई थी कि मैं ख्यालों से तब बाहर निकली जब उसने मेरी सास को माँ कहकर पुकारा। आप ऐसा कैसे कर सकती माँ? जब मैंने कहा था कि मुझे ऐसी किसी भी रस्म का हिस्सा नहीं बनना है, तो फिर क्यों आप मुझे धोखे से घर भेजकर मेरी बीवी को यहाँ लेकर आई हैं? अपने रिवाज और रस्में बंद कर दे। कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेंगी आप सब। घोड़े के बाल काटकर इसमें पति की नजर उतार कर उन्हें जलाने से कौन सा पुण्य मिल जाता है माँ? क्या घोड़े के बाल से ही ये लड़के की जिंदगी लंबी होती है या ससुराल की इज्जत मिलती है? यह सारे जज्बात तो दिल से आते हैं, किसी जानवर के बालों के मोहताज नहीं होते हैं। ऐसे रिश्ता हुआ लड़का यानी रहमान मेरा पति था। मैं उसे टकाटक देखे रही थी। मेरा सारा डर और बेचैनी दूर हो गई थी। वह तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकला था, बिल्कुल मेरी तरह ही समझदार और ऐसे रस्मी रिवाजों के नाम को ना मानने वाला था। दादी माँ और सास शर्मिंदा थी और उनकी रस्मों की वजह से गांव में कितनी लड़कियों मर चुकी थी या फिर अपनी एक आंख खो चुकी थी या हाथ पांव तुड़वा चुकी थी। इन वाकियों के बाद मेरी दादी माँ और सास की आंखें खुल गईं, मगर बाकी गांव वाले अभी भी ऐसे ही रस्में पर तुले हुए थे। मेरी दादी माँ शर्मिंदा थी, जबकि सास सुबह शाम कॉल करके माफिया मांगती। इसी शाम असबल से मेरा पति मुझे लेकर शहर आ गया, क्योंकि वह भी शहर में ही पढ़ लिखा कर अच्छी नौकरी कर रहा था। हमारी शादी को 1 महीना गुजर चुका था, मगर मेरा पति अपने खानदान वालों के सख्त नाराज था। हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और बेहद खुश थे, मगर हाँ, इस शाम घोड़े की टांग लगने की वजह से मेरा बायां बाजू जरूर खराब हो गया था। मगर डॉक्टर का कहना था कि कुछ महीने इसके ध्यान रखने से भी वह दोबारा से हरकत करने लगेगा। शायद ये धक्का जरूरी था मेरे घर वालों की सोच बदलने के लिए और ऐसी रस्मों के खुद को आज़ाद करवाने के लिए। यह सब होने से उनकी सोच बदल